सिविल सर्विस के ज़माने की मैं यादाश्तें आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अभी मैं वही जारी रखूँगा, कुछ और पहलू उस वक्त के। मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब का ये ख्याल था कि चूँकि मरी एक ऐसी पहाड़ी पे कायम है जहाँ पे की मिट्टी सॉफ्ट है, उसको सॉफ्ट सॉइल कहा जाता है, कि जो कि प्रेशर में, वेट से, बिल्डिंग के वेट से या ज़लज़ले में या किसी फ्लड में वो बैठने का इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर खुदा ना खासा लैंडस्लाइड्स वहाँ होती थी कभी कभी, तो अगर वो पूरी रिज जो है मरी कश्मीर पॉइंट से लेकर पिंडी पॉइंट या वाइस वर्सा, अगर उस रिज के ऊपर ज़्यादा वेट पड़ेगा तो वो बैठेगी और वो बहुत नुकसानदेह साबित होगी। तो इसलिए हमने उसको कंट्रोल किया, बिल्डिंग के नए बाईलॉज बना दिए कि आप 2000 फीट से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तो एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर साहब थे, वो फुल बिल्डिंग इंस्पेक्टर भी नहीं थे, गालिबन उनके पास एक्टिंग चार्ज था। उनके मैंने बहुत सारे केसेस, लोगों ने बहुत शिकायत मुझे लाकर दी। उसमें एक तो वायलेशन थी इस रूल की, रिश्वत की एलिगेशंस भी थी। फिर वो मैंने उसकी स्पीडी इंक्वायरी की, उनको मौका दिया अपनी सफाई पेश करने का, सारा प्रोसेस किया और उनको मैंने डिसमिस कर दिया। अब मैंने उनको डिसमिस कर दिया और मैंने कहा देखिए मैं अकाउंटेबिलिटी कर रहा हूँ, सिस्टम को क्लीन अप कर रहा हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा मसला है, यहाँ पे ज़िंदगी मौत का सवाल है, इसकी मरी की फ्यूचर का सवाल है। लेकिन क्या हुआ, वो गए वहाँ पे रावलपिंडी कमिश्नर ऑफिस, चूँकि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं ये सारी म्यूनसिपल कमेटीज़, कॉरपोरेशंस, वहाँ से उन्होंने जो मेरा ऑर्डर था उसके ऊपर स्टे ले लिया या रिवर्सल कर दिया और बहाल हो गए विद इन अ फ्यू मंथ्स। 3 से 4 महीने लगे और मेरे लिए वो बहुत ही डीमोरलाइजिंग था। वहां पे पता नहीं क्या चला होगा, सिफारिश चली होगी, रिश्वत चली होगी, मुझे नहीं पता। एक दाढ़ी वाले साहब होते थे एडिशनल कमिश्नर वहां पे रावलपिंडी में, जिन्होंने ये फैसला किया था बकौल बाकी लोगों के। तो इसलिए ये भी मुझे हमेशा ये होता है कि हमारे यहाँ सिर्फ बज़ाहिर मजहबी एक टच होता है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है, अखलाकियात है, हुस्न कारकर्दगी है, और जो आपका कॉन्डक्ट है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं होती। तो वो एक पॉइंट था कि जब मैं बहुत सच पटाया भी था और मैंने इस चीज को देख लिया कि यहाँ पे तो इस सिस्टम की सफाई करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मैंने 3-4 लोगों को और भी किया था। खैर कुछ लोग तो जो मैंने फारिग किए थे, डिसमिस किए थे, वो तो नहीं हो सके बहाल, लेकिन ये सबसे अहम था। उसकी वजह ये कि ये वायलेशन खुलेआम होती थी। देखिए ना, वो हम एक ऑर्डर पास करते थे, वो जाके वहां पे इजाजत दे देते थे कि जी हाँ बना लें, एक और मंजिल बना लें, क्योंकि होटल वाले या फ्लैट्स बनाने वाले या समर होम्स बनाने वाले वो सरमायादार लोग होते थे, उनके पास खूब ढेर सारे पैसे होते थे, रिश्वत खिलाना कोई मसला ही नहीं होता था। ये बहुत गोल्ड माइन थी वहां पर। अगर मैं पैसे बनाना चाहता तो काफी करोड़ों की, उस जमाने में 25 साल पहले की बात करूं, अपॉर्चुनिटीज थी। बहरहाल बहुत से लोगों ने मुझे कहा तुम बेवकूफ थे, तुमने ये नहीं किया। खैर मैंने ऐसा नहीं कभी सोचा। ये वो पॉइंट था कि मैं थोड़ा सा बददिल हुआ, और फिर मैंने आपको बताया वो मुशर्रफ का आते ही जो सारी पॉलिसी रिवर्सल हुआ, और फिर उसने तो सिस्टम ही बदल दिया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप था जो आपके पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस था, डिप्टी कमिश्नर का ओहदा खत्म हो गया, वो DCO बन गए। ये सारी चीजें एक साथ हो रही थी और मैं बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन में था अंदर कि ये सिस्टम कहाँ जाएगा, ये कैसा आगे जाएगा, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, क्या मैं सारी उम्र यही पुश एंड पुल करता रहूंगा कि एक चीफ मिनिस्टर आएगा, वो मुझे अच्छा समझेगा, मुझे सारा रूम देगा, मैं सारी चीज़ों पे अमल दरामद करूंगा और उसके बाद कोई माशाल्लाह लग जाएगा, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, या गवर्नमेंट बदल जाएगी, एक और सिविलियन गवर्नमेंट आ जाएगी, वो पिछली गवर्नमेंट के सारे ऑर्डर रिवर्स कर देगी, या मैं किसी को फारिग करूंगा, या मैं अपने से क्लीन अप का प्रोसेस करूंगा, उसमें रोडे अटका दिए जाएंगे बाय द हायर अप्स और बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। तो ये एक फैसला था कि क्या उम्र भर इस जिद्दोजहद का मैं हिस्सा बनना चाहता हूं। अच्छा, फिर ये कि आप उसके बारे में ज्यादा खुल के बात भी नहीं कर सकते थे। आप एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं, आपको सीनियर्स की ताजीम लाजिम होती है, और ऊट पटांग बातें भी कर रहे होते हैं तो वो भी आप पे लाजिम होता है। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा अफसोसनाक वाकया ये था कि ये जो अब एक बनी है, आप लोग गए होंगे, मरी एक्सप्रेस वे जिसे कहा जाता है, एक पैरेलल रोड है, पहुंचती है इस्लामाबाद से। एक तो पुराना रूट है रावलपिंडी था मरी का, और एक ये जो नई मोटरवे टाइप एक्सप्रेस वे बनी है। तो इसकी इस वक्त फिजिबिलिटी बन गई हुई थी और बिल्डिंग डिपार्टमेंट, हाईवे डिपार्टमेंट, सारे लोग बड़े कीन थे कि इसको बनाया जाए। उस वक्त नवाज शरीफ साहब भी बहुत कीन थे, जाहिर बात है उनकी तो मैंने आपको बताया ना, उनको तो जो शौक था, मरीज का खास पेट प्रोजेक्ट था कि भाई यहाँ पे तेज़ गाड़ी चले, इधर से भी चले, टूरिस्ट भी आए, उनकी वाह भी हो, बल्ले बल्ले, ठीक है पॉलिटिकल लोगों का ही होता है। तो उसमें एक जो चीज़ नहीं हुई थी वो उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, यानी कि उसके ऊपर मैं भूल नहीं रहा तो 10 से 20 हज़ार दरख्त वो उनकी कटाई होनी थी। तो जनाब वो 10 से 20 हज़ार दरख्त, फिर मैं तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, वो दरख्त काटे गए,
एक्सप्रेसवे भी बन गई, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी नहीं हुई। अब उसके इर्द गिर्द प्रॉपर्टी डेवलप हो गई, लोगों के फ़ायदे हो गए, ज़मीनें महंगी हो गई हैं। अभी मैं रोज़ देखता हूँ वहाँ पे फ्लैट्स के इश्तिहार आ रहे होते हैं, अभी करोड़ों रुपए में फ्लैट लें, 50 लाख में 5 मरला लें, ये करें वो करें। ठीक है, दैट्स हाउ। लेकिन एनवायरनमेंट का क्या है? ये कितना ऑलरेडी पाकिस्तान दुनिया में वो मुल्क है जहाँ पे फॉरेस्ट कवर सबसे कम है। पहले तो कोई 5% होता था, अब तो उससे भी कम होकर 3% शायद रह गया हुआ है, या अगर 5% भी तो बहुत कम है। ये तो कहीं 20-30% होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रही है, पोल्यूशन हो रही है, हमारी मुस्तकबिल का सवाल है पाकिस्तानियों के। तो इस तरह के बेरहमाना फैसले जो किए जाते हैं और उसमें ड्यू प्रोसेस है, तो मैंने वहाँ पे बहुत स्टैंड लिया था, बार बार इस एक्सप्रेस वे के खिलाफ मीटिंग्स में भी बोला, लिख कर भी लंबी चौड़ी थीसिस लिख के भेजा कि जी एनवायरमेंटल लोगों की राय ली, खुद रिसर्च की, और बार बार प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, हाईवेज डिपार्टमेंट को, कमिश्नर ऑफिस को, डेप्यूटी कमिश्नर को बार बार कहा कि इसकी एनवायरमेंटल इसका रूट बदलें, यहाँ पे दरख्त नहीं कटने चाहिए, क्योंकि दरख्त कटेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में बर्बादी है, और वो बर्बादी हो चुकी है। उसका आगाज़ आप देख रहे हैं, जो ये बारिशें होती हैं, सैलाबी कैफियत जिस तरह आ रही हैं, लाहौर की स्मॉग है जिस तरह के, मुल्तान, अब तो स्मॉग पूरे मुल्क में फैलती है, सिर्फ लाहौर तक बाकी नहीं रहती। ये सब इंटरकनेक्टेड है। तीसरा एक आपको बहुत दिलचस्प वाकया शेयर करता हूँ, और वो था ये शरीयत कोर्ट हाउसिंग, उनकी भी हर महकमे की हाउसिंग सोसाइटी आपको पता ही है। तो शरीयत कोर्ट उन्होंने भी एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई, जिसमें कि कुछ हिस्सा बिल्कुल ही इस्लामाबाद से निकलते ही मरी की हदूद में जंगलात की जो ज़मीन थी, वो जो जंगलात की ज़मीन होती है वो शेयर्ड होती है, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, नेचुरल रिसोर्स शेयर्ड होता है। तो उन्होंने वहाँ पे उस रकबे को भी उस सोसाइटी में शामिल कर लिया, और वहाँ पर उन्होंने वो सोसाइटी को एक्सपैंड करने का पूरा मंसूबे पे शुरू कर दिया। मुझे इसके बारे में दरख्वास्त आई, वहाँ के लोगों की दरख्वास्त आई, मैंने उसके ऊपर कार्रवाई की, नोटिस लिया, मैं वहाँ गया, वहाँ पर मैंने उसको सील कर दिया, उनका जो था दफ्तर। और एक वकील साहब थे, बहुत ही नामवर वकील थे, वो वहाँ पर उनका भी घर था उसके करीब ही। तो उन्होंने कहा मैं आपकी मावनत करूँगा, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत है, जंगलात की लैंड को नहीं होना चाहिए, ये कॉमन प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट लैंड है, स्टेट लैंड है, वगैरह वगैरह। अब देखें ना, अगर आपने शरीयत कोर्ट की सोसाइटी बनाई है तो कहीं जाके प्लेन्स में बना लेना भाई, आपने क्यों जंगलात को तबाह करना है, बर्बाद करना है। वो वकील साहब ने मेरा बड़ा साथ दिया। फिर वही नामवर वकील वो शरीयत कोर्ट की हाउसिंग सोसाइटी के वकील बन गए, और मेरे ऑर्डर्स को लेकर ऊपर चले गए हाई कोर्ट में, वहाँ से उसको रिवर्स करवा दिया। तो जो मैंने जंगलात बचाने की कोशिश की वो भी उल्टी पड़ गई, यानी कि नहीं बची वो ज़मीन। और अब वो आई एम श्योर, मैंने सोचा था इस बार मैं जाऊंगा और जाके वहाँ पे देखूंगा क्या बना। आई एम श्योर वहाँ पे दरख्त कट गए होंगे और प्लॉट पे प्लॉट बन के घर पे घर बने होंगे। एक तो खुदा जाने हर एक को कोठी का क्या शौक़ है, दुनिया भर में अपार्टमेंट ब्लॉक्स बनते हैं 20-20, 30-30 मंजिला। आप वो बनाएं, इस्लामाबाद में बनाएं, पिंडी में बनाएं, फैज़ाबाद में बनाएं, और वहाँ पे आप अपनी सोसाइटीज़ बना लें, अपार्टमेंट ब्लॉक्स बना लें। क्या ज़रूरत है कि आप जंगलों को काट काट के आप एक नेचुरल हैबिटेट को तबाह करके ये काम कर रहे हैं। फिर वहाँ पे जंगलात के भी बहुत मसाइल होते थे, उनमें भी बहुत इन्वॉल्व होता था। मेरे वहाँ पे मेरे एक 2-3 जंगलात के जो अफसरान थे वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए उम्र भर के लिए। एक तो उनको छोड़ के मेरी तरह सर्विस वो स्कॉटलैंड चले गए हुए हैं, स्कॉटलैंड में उन्होंने पढ़ाई की, PhD भी की। और आई एम ग्लैड, मैं उसको हमेशा यही कहता था कि तुम, वो आता था वो कहता था जी मेरी बॉस मेरा ये कह रहा है, मेरा अफसर मुझे कह रहा है कि जी वो आपको पता है वहाँ भी 2 नंबर काम बहुत होता है महकमा जंगलात में। तो वो हर वक्त आके शिकायत करता था, वो कहता था मेरे बेहाफ पे इंटरवीन करो। तो अब मैं उससे कहता हूँ अच्छा नहीं हुआ कि तुम निकल गए उस मुसीबत से, लेकिन दिल में ये कलक और अफसोस ज़रूर होता है कि उस जैसे लोगों को होना चाहिए था ताकि जो हमारी बच्चे कुछ जंगलात हैं वो बच जाए। तो ये वाइल्ड लाइफ का वहाँ पे बहुत एक्टिव था, क्योंकि वहाँ पे मरी में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक वाइल्ड लाइफ की एक रेंज है, बायोडाइवर्सिटी उस एरिया की पूरी गलियात तक जो आगे जाती है, वहाँ भी एक हमारा बड़ा डायरेक्ट रोल था। मगर ये मैंने आपको 3 वाक़यात बताए हैं, ये माहौलियात, जंगलात और बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से। और मैं समझता हूँ जहाँ पे मैंने सोचा कि मुझे वक्ती खुशी हुई महसूस कि मैंने कुछ किया है, बड़ी मेहनत करके केस बना के। मैं ये जो अभी जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इसहाक, इनके वालिद थे सरदार इसहाक जो कि पिंडी के टॉप क्रिमिनल लॉयर थे। मैं वाकफियत निकाल के उनके पास गया, मैंने कहा जी ये शरीयत कोर्ट वाले ये कर रहे हैं। उन्होंने हामी भरी कि वो उस केस को
में सपोर्ट करेंगे हाई कोर्ट में मेरा, जहाँ तक मैंने किया। लेकिन मुझे उन वकील साहब पे बहुत अफसोस है जिन्होंने पहले अपना ऐसा रंग बदला फीसों के, या जो भी कोई रीज़न होगा, मे बी उनको प्लॉट दे दिया गया होगा या जो भी होगा। आई एम वेरी अपसेट अबाउट दैट। लेकिन क्या करेंगे, वो अकेले नहीं है, मैं उनको सिर्फ सिंगल आउट नहीं कर सकता। ये पूरे का पूरा निज़ाम ही अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, और ये एक डायलेमा है, एक क्वॉगमायर है कि इसको कैसे बदलना है और कैसे ठीक करना है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।